हेलो, वेलकम टू केमी क्लास बाय नॉलेज इन्फिनाइट। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है फ्री रेडिकल्स। आज हम देखने वाले हैं फ्री रेडिकल्स कैसे जनरेट होते हैं, यानी जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। क्या स्टेबिलिटी होती है फ्री रेडिकल्स की, क्या रिएक्टिविटी है फ्री रेडिकल्स की, एंड ऐसे कौन से रिएक्शंस हैं जो इन्वॉल्व करते हैं फ्री रेडिकल अपने रिएक्शन मैकेनिज्म में एज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ओके, तो बिगनिंग करते हैं फ्री रेडिकल्स के साथ। ये जो फ्री रेडिकल होता है इसको हम इंडिकेट करेंगे FR से। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट से। मान लीजिए मेरे पास A और B स्पीशीज हैं जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। एक कोवलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। अगर मैं उन्हें आधा आधा ब्रेक करके एक एक ऊपर रख दूँ, सिमी एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है इनके ब्रेकिंग्स को, रख दूँ और होमोलैक्टिक बॉन्ड फ्यूजन करूँ तो मेरे A के ऊपर एक डॉट आएगा एंड B के ऊपर एक डॉट आ जाएगा। ये जो डॉट्स हैं गाइस, इसी को कहते हैं फ्री रेडिकल्स। यही है फ्री रेडिकल्स। ये फॉर्म होता है होमोलैक्टिक फ्यूजन की वजह से। ये एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते हैं। ये इंटरमीडिएट होते हैं यानी रिएक्शन और प्रोडक्ट के बीच में फॉर्म होने वाले स्पीशीज होते हैं। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये कार्बन्स के ऊपर होते हैं। तो कैसा होता है चलिए देखते हैं। ये कार्बन है जिसके ऊपर एक फ्री रेडिकल है। गाइस नोटिस कीजिए, यहाँ पे कार्बन ने 3 कोवलेंट बॉन्ड्स बना के रखे हैं। ओके, और इसके पास एक फ्री रेडिकल है। देखिए आप यहाँ पे 3 कोवलेंट बॉन्ड्स प्लस 1 फ्री रेडिकल। इसे हम कहेंगे अल्काइल फ्री रेडिकल्स। नाउ हमारे पास विनाइल फ्री रेडिकल्स भी हैं, यानी डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर अगर फ्री रेडिकल है तो विनाइल फ्री रेडिकल है। एंड ट्रिपल बॉन्ड यानी एसिटिलीनिक फ्री रेडिकल। नाउ नोट कीजिए, कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं कार्बोकैटायंस एंड फ्री रेडिकल्स में, यानी ये इक्विवेलेंट होते हैं। किन केसेस में इक्विवेलेंट होते हैं? जैसे ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं दोनों ही, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इन केमिकल रिएक्शंस। अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल और फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज की तरह एक्ट करते हैं। इनकी स्टेबिलिटी भी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। +I +R +H इंट्रोड्यूस करने से ये स्टेबल हो जाते हैं। नाउ फ्री रेडिकल्स ऑन ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के ऊपर फ्री रेडिकल्स हैं। ये हमारा अल्कोक्साइड है जिसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। इसको कहेंगे हम फ्री रेडिकल्स। ऑक्सीजन के ऊपर हो तो ये ऐसा नज़र आता है। यह है कोवलेंट बॉन्ड जो कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का कोवलेंट बॉन्ड। इसे हम कहेंगे अल्कोक्साइड फ्री रेडिकल या अल्कोक्सी फ्री रेडिकल्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक कार्बोनाइल फ्री रेडिकल भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लोन पेयर्स एंड प्लस 1 फ्री रेडिकल, 1 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज अ फ्री रेडिकल। अब हम बढ़ते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द फ्री रेडिकल्स। गाइस, क्या स्टीरियो केमिस्ट्री है फ्री रेडिकल्स की, हम ये देख लेंगे। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर के होते हैं। पैरामैग्नेटिक मीन्स ये अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड, आप ऐसा बोल सकते हैं। इसको प्रूफ किया गया है कि ये पैरामैग्नेटिक हैं बाय इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से, यानी ESR से, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी ने इस बात को प्रूफ किया है। 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्री रेडिकल के। इसके 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। पहला, एज यू कैन सी हियर, ये प्लेनार स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है। इसका जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ये सिमिलर होता है कार्बोकैटायन की तरह, जैसे कार्बोकैटायन की तरह ये सिमिलर होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज माय पिरामिडल फ्री रेडिकल स्ट्रक्चर। गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अब प्लेनार नहीं है। नाउ माय दिस स्ट्रक्चर इज अ पिरामिडल। ये मेरे पिरामिडल शेप का है। इसमें का कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है और ये सिमिलर होता है कार्बो अनायंस की तरह, यानी एक प्लेनार sp2 कार्बोकैटायन एंड प्लेनार पिरामिडल sp3 कार्बो अनायन। ये 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। कोई भी हमारे पास ऐसा केमिकल मेथड नहीं है जो इनके एग्जिस्टेंस को शो करे, यानी ये प्लेनार या है पिरामिडल। इस बात को साबित करने के लिए गाइस हमारे पास कोई भी केमिकल मेथड नहीं है। बट
हमारे पास फिजिकल मेथड है। फिजिकल मेथड से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि वेदर ये प्लेनार फ्री रेडिकल है, कार्बन फ्री रेडिकल है, या ये पिरामिडल फ्री रेडिकल है। कौन से ऐसे फिजिकल मेथड्स हैं, जैसे कि ESR, UV, IR, इनकी मदद से हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये दो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। नाउ अब हम देखेंगे जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। गाइस, कैसे जनरेट किया जाता है फ्री रेडिकल्स को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्री रेडिकल्स जनरेट करने के लिए हमें फोटोलिसिस करना पड़ता है ऑफ कार्बन कंपाउंड का। अगर कोई भी कार्बन कंपाउंड है, अगर मैं उसका फोटोलिसिस करूं तो ये फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने एक एसीटोन लिया है। एसीटोन के ऊपर अगर मैं HV यानी लाइट डालूँ तो देखिए यहाँ पे होमोलैक्टिक बॉन्ड फ्यूजन हो गया है, जिसके वजह से मिथाइल फ्री रेडिकल बाहर चला गया और एक कार्बन जिसके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और CH3 है, वो वाला फ्री रेडिकल बाहर चला गया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और अगर फिर से मैंने उसके ऊपर HV डाला तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मिथाइल फ्री रेडिकल्स अलग हो जाएंगे। ये पहला मेथड है। सेकंड एग्जांपल देखिए, मिथाइल आयोडाइड, इसके ऊपर मैंने HV डाला तो मिथाइल एंड आयोडाइड दोनों ही फ्री रेडिकल से होमोलैक्टिक बॉन्ड फ्यूजन्स की वजह से अलग हो गए हैं। नाउ सेकेंड मेथड है थर्मोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर मैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करता हूँ तो ये फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक कंपाउंड लिया हुआ है, इस कंपाउंड को मैं 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर रहा हूँ तो देखिए मुझे क्या मिला, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ द C6H5। ये जो मेरा कंपाउंड है ये है बेंजोक्सिल पैरोक्साइड। बेंजोक्सिल पैरोक्साइड को अगर मैं हीट करूँ तो वो मुझे फ्री रेडिकल्स दे देगा। नाउ यहाँ पे मेरे पास एक अनदर एग्जांपल है, ये है अजो आइसो ब्यूटाइल नाइट्राइल यानी AIBN। अगर मैं, ये भी एक फ्री रेडिकल जनरेटिंग मॉलिक्यूल है। इसको 40 डिग्री पे ही हीट करने पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे फ्री रेडिकल्स मिल चुके हैं। नाइट्रोजन रिलीज हो गया एंड 2 मोल्स ऑफ MCCN साइनाइड ग्रुप, 2 फ्री रेडिकल्स मिल गए हैं। गाइस, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। ये जो पैरोक्साइड है, पैरोक्साइड एंड AIBN, ये जनरली यूज होता है एज अ फ्री रेडिकल जनरेटर्स की तरह फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल्स। यानी आप मेनली मोस्ट ऑफ द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाले रिएक्शंस में हम पैरोक्साइड और AIBN का यूज़ करते हैं। ये ट्रिगर कर देते हैं फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन को। देखिए मेरे पास फिनाइल है, अगर मैं फिनाइल का फ्री रेडिकल को क्लोरीन के साथ ऐड कर दूँ तो गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो फिनाइल फ्री रेडिकल है ये क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करेगा 2 इक्विवेलेंट फ्री रेडिकल्स में, और ये होता है ट्रिगर द रिएक्शन। यहाँ पे देखिए Me2C, इसने भी ट्रिगर कर दिया है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। हर एक बार में एक फ्री रेडिकल मुझे एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। नोट कीजिए गाइस, जो फोटोलिसिस है कैन बी क्लिव्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स दैट आर डिफरेंट टू क्लिप बाय द थर्मोलिसिस मेथड। मतलब फोटोलिसिस उन भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को तोड़ सकता है जिन्हें थर्मोलिसिस नहीं ब्रेक डाउन कर सकता है। जैसे ये देखिए, ये अज़ोअल्केन है। इस अज़ोअल्केन ने अपने फ्री रेडिकल्स को बाय फोटोलिसिस मेथड से ब्रेक डाउन कर दिया। देखिए R मुझे यहाँ पे फ्री रेडिकल मिल गया, N2 गैस बन के निकल गया, 2 मोल्स ऑफ R फ्री रेडिकल्स मिल चुके हैं। नाउ जो फोटोलिसिस की जो एनर्जी है पर्टिकुलर वेवलेंथ। अगर मुझे फोटोलिसिस करना है तो उसके लिए मुझे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस ट्रांसफ़र टू द मॉलिक्यूल्स, उस वेवलेंथ को फिर उस मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। यानी आप एक फोटोलिसिस के लिए एक वेवलेंथ सिलेक्ट कीजिए, उसके मॉलिक्यूल्स के ऊपर टारगेट कीजिए। ये जो फोटोलिसिस है ये एक स्पेसिफिक मेथड्स होता है फॉर द होमोलैक्टिक क्लीवेज। स्पेसिफिक मेथड यानी ये एक स्पेसिफिक मेथड है होमोलैक्टिक क्लीवेज के लिए। ये जो असाइल पैरोक्साइड है, अगर मैं इसका फोटोलिसिस करूं तो ये जनरेट कर देगा फ्री रेडिकल्स को। चलिए गाइस, यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। ये है मेरा पैरोक्साइडिक ग्रुप, इसको मैंने फोटोलिसिस किया, मेरे पास 2 मोल्स ऑफ फ्री रेडिकल्स आ गए हैं, RC डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल। इसको अगेन मैंने फ्री रेडिकल मेथड से
इंट्रोड्यूस किया तो R फ्री रेडिकल 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मुझे मिल गया है। गाइस अभी हमारा नेक्स्ट मेथड है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स इंक्रीज होगा अगर मैं उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स को इंक्रीज कर दूं। यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल्स देखेंगे, ये देखें जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आर ग्रुप इंक्रीज कर रहा हूँ वैसे वैसे फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, यानी टर्शरी फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। सिमिलर टू इलेक्ट्रोफाइल की तरह, जैसे कि कार्बोकटायन है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज कर देगा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। अगर एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो जो स्टेबिलिटी है फ्री रेडिकल्स की वो डिक्रीज हो जाएगी। गाइस एस कैरेक्टर भी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स के लिए अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए यहाँ पे sp3 में सबसे कम एस कैरेक्टर है, 25% एस कैरेक्टर है, इसके लिए ये मोर स्टेबल है। यहाँ पे देखिए और ट्रिपल बॉन्ड में यानी sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% एस कैरेक्टर है, इसके लिए ये लेस स्टेबल है, एज यू कैन सी। यहाँ पे देखिए आप नाउ रेजोनेंस इफेक्ट ड्यू टू द कॉन्जुगेशन, जैसे आपने देखा होगा कार्बोकटायन कॉन्जुगेशन में जाने की वजह से स्टेबलाइज हो जाता है। सिमिलरली जो रेजोनेंस इफेक्ट है ये भी कॉन्जुगेशन में लेके जाएगी फ्री रेडिकल्स को और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। एज यू कैन सी इन विनाइल फ्री रेडिकल्स, यहाँ पे देखिए ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर से देख के समझ सकते हैं। यह है अलाइल फ्री रेडिकल्स जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। सेकंड देखिए एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एक बेंजीन रिंग ले लिया हुआ है, यानी बेंजाइल ले लिया है। ये बेंजाइल का जो फ्री रेडिकल है ये रेजोनेंस में जाएगा और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। देखिए मैंने यहाँ पे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। ये फ्री रेडिकल्स का बॉन्ड ब्रेकिंग होगा और अगेन एंड अगेन ये फ्री रेडिकल्स कंटिन्यूसली डीलोकलाइज होता रहेगा पूरे बेंजीन रिंग में। इसके डीलोकलाइजेशन की वजह से जो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ बेंजाइल फ्री रेडिकल, resonance stabilization of benzyl free radical as you can see in the above representation. Now कुछ ऐसे भी साइनोहेक्साइल्स फ्री रेडिकल्स हैं जो स्टेबिलिटी को अचीव करते हैं बाय नॉन क्लासिकल रेजोनेंस। नॉन क्लासिकल रेजोनेंस यानी कि ऐसे रेजोनेंस जो मेनली रेयरली ऑक्योर होते हैं, वो क्लासिकल रेजोनेंस नहीं होते, वो नॉन क्लासिकल रेजोनेंस होते हैं जो कि हमें ब्रिज्ड फ्री रेडिकल्स में देखने के लिए मिलता है। आप यहाँ पे ये एग्जांपल देख लीजिए। अब अगर मेरे पास एडजेसेंट पोजीशन पे यानी में अल्फ़ा ब्रोमीन है तो अल्फ़ा ब्रोमीन एक नॉन क्लासिकल रेजोनेंस करके मेरे फॉलोइंग कंपाउंड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। देखिए यहाँ पे एक साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म हो गया है, ये हाईली स्टेबल होगा ड्यू टू फ्री रेडिकल स्टेबलाइजेशन ड्यू टू नॉन क्लासिकल रेजोनेंस। ये फ्री रेडिकल स्टेबलाइजेशन है बाय नॉन क्लासिकल रेजोनेंस। गाइस इसे नॉन क्लासिकल रेजोनेंस कहते हैं। आप अच्छे से इसे देखें, ड्रॉ कर लें, चाहिए तो वीडियो को पॉज करके इसे राइट डाउन कर लें। सम ब्रिज हेड रेडिकल्स, कुछ ऐसे ब्रिज हेड रेडिकल्स हैं जो स्टेबलाइज होते हैं ड्यू टू द नॉन क्लासिकल रेजोनेंस। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड ड्रॉ किया हुआ है। अब ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल स्टेबलाइज है क्योंकि इसके एडजेसेंट ये कंटिन्यूसली डीलोकलाइज होते रहेगा थ्रू आउट द रिंग्स में। ये सारे के सारे ब्रिज हेड फ्री रेडिकल्स हैं के एग्जांपल्स हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। नोट करने की बात ये है, आप नोट डाउन कर लें इसे। समटाइम जो स्टेरिक क्राउडिंग है वो प्रिवेंट करता है फ्री रेडिकल्स को फ्रॉम द एक्योरिंग एंड ऑक्टेट, यानी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को लेने से उसे रोकता है। कौन? स्टेरिक क्राउडिंग। एंड दिस रेडिकल्स आर अनयूजुअली स्टेबल।
यानी स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से वो ऑक्टेट एक्योर नहीं कर पाए, कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं कर पाए, जिसके वजह से वो फ्री रेडिकल्स अनयूजुअली स्टेबल है, मतलब इनकी स्टेबिलिटी अनयूजुअल है। ये क्यों स्टेबल है इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं है। डाई ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजाइलिक फ्री रेडिकल्स हैविंग अनयूजुअल स्टेबिलिटी, इसके पास अनयूजुअल स्टेबिलिटी होती है। यहाँ पे बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है। ये जो रिएक्शन है फ्री रेडिकल्स का, द रिएक्शंस ऑफ द फ्री रेडिकल्स, ऐसे कौन से रिएक्शंस अवेलेबल हैं फ्री रेडिकल में, ये देख लेते हैं। फ्री रेडिकल्स में कपल विथ अनदर फ्री रेडिकल, यानी एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से कपल हो सकता है, जिसे हम बोलेंगे कपलिंग विथ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। वो फ्री रेडिकल या कपलिंग न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ कपल होके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर फ्री रेडिकल कपल हो गए तो कपलिंग रिएक्शन, अगर फ्री रेडिकल दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ कपल हो रहा है तो वो एक जनरेट करेगा न्यू फ्री रेडिकल। कपलिंग रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 मिथाइल ग्रुप है, ये दोनों ही कपल हो गए हैं। यहाँ पे देखिए ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप भी कपल हो गए। इथाइल ग्रुप्स यहाँ पे कपल हो गए, इथाइल फ्री रेडिकल्स, 2 इथाइल फ्री रेडिकल्स कपल होके ब्यूटेन बना दिया उन्होंने। अब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देखते हैं गाइस, क्या होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, चलिए समझते हैं। CH3, ये देखें यहाँ पे इथाइल फ्री रेडिकल है, ये एक अनदर इथाइल फ्री रेडिकल्स के साथ कपल होने के बजाय उसने उसके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड और हाइड्रोजन को फ्री रेडिकली ब्रेक करके उसने उसके साथ बॉन्ड बना लिया, यानी उसने क्या प्रिपेयर कर लिया, इथेन और इथीन बन गया। इसी को कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये जो कपलिंग है ये टेक प्लेस करेगा अनब्रांच्ड फ्री रेडिकल्स के साथ, ऐसे फ्री रेडिकल्स के साथ जो ब्रांच्ड नहीं है। ये जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है ये प्रीडोमिनेंट विद द ब्रांच रेडिकल, ये किसके साथ होगा, ब्रांच रेडिकल्स के साथ, यानी जिस कार्बन के पास रेडिकल है उसके ही एडजेसेंट, उसी कार्बन के ऊपर जो बॉन्ड होगा उसके साथ ये टेक प्लेस होगा। कुछ अदर रिएक्शंस भी हैं फ्री रेडिकल्स के। फ्री रेडिकल एक्ट करता है इंटरमीडिएट इन फॉलोइंग रिएक्शंस, जैसे सैंडमेयर रिएक्शन, गम्बोर्ज रिएक्शन, Witts-Frittich reactions, hence Dicker reaction, and the last one is the Kolbe electrolytic method. ये 5 रिएक्शंस में फ्री रेडिकल एज एन इंटरमीडिएट काम करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन। गाइस क्या होता है सैंडमेयर्स रिएक्शन में, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें सबसे पहले होता है सब्सटीट्यूशन ऑफ एरोमेटिक अमीनो ग्रुप विथ डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट में मैं एरोमेटिक अमीनो ग्रुप को सब्सटीट्यूट कर दूंगा। चलिए देखते हैं। फॉलोड बाय डिस्प्लेसमेंट विद द न्यूक्लियोफाइल्स, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा गाइस। जैसे यहाँ पे हमारे न्यूक्लियोफाइल्स क्या हैं देख लीजिए, यह है हमारा अमीनो ग्रुप, यह है एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे मुझे N2 डायजोनियम सॉल्ट मिल चुका है, यानी 2 नाइट्रोजन रिमूव हो जाते हैं। कब, ओके यही था सैंडमेयर्स रिएक्शन। गम्बर्ग रिएक्शन, इसमें डायअराइल प्रिपरेशन फ्रॉम द अराइल डायअजोनियम सॉल्ट, और जो अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स है जैसे अल्कलीन कंडीशंस में। ओके चलिए देखते हैं क्या है ये। थर्ड है वुड्स-फिटिक रिएक्शन। वुड्स-फिटिक रिएक्शन में यहाँ पे फॉर्मेशन होता है अल्काइलेटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का बाय कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग ऑफ द अराइल अल्काइल हलाइड्स मीडिएटेड बाय सोडियम। सोडियम के प्रेजेंस में अल्काइल हलाइड आपस में कपल हो जाते हैं। जैसे अल्काइल हलाइड एरोमेटिक हलाइड्स के साथ कपल होकर एक सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट देगा
सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें। ये हेंस डिकर रिएक्शन में डीकार्बोक्सिलेशन होता है, हैलोजिनेशन ऑफ द सिल्वर कार्बोक्सिलेट, जो फॉर्म करेगा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक हैलाइड्स को फॉर्म करेगा। डीकार्बोक्सिलेशन ये है हाइलोजन, एज यू कैन सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये है हमारा ऑर्गेनिक हैलाइड्स। नाउ फिफ्थ है हमारा कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो गया है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की मदद से। फॉलोइंग स्पीशीज में डाई सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ने इलेक्ट्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ DMG किया तो न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो गया। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल डीऑक्सीलेशन है इसमें डाइमराइजेशन होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, और CO2 रिमूव हो जाता है। ये है डाइमराइजेशन, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका रेफरेंस लिया गया है अरिहंत पब्लिकेशन केमिकल साइंस की बुक से, लेसन नंबर 31 रिएक्शन मैकेनिज्म एंड इंटरमीडिएट। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई डाउट या क्यूरीज हो तो फॉलोइंग गिवन डिटेल्स के ऊपर कांटेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। आपका दिन शुभ हो।